नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। एनडीए सरकार में विभागों के बंटवारे के बाद मोदी कैबिनेट का वर्क मोड ऑन। अमित शाह, डॉक्टर एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम मंत्रियों ने संभाला पदभार। प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने का लिया संकल्प। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पीएम मोदी का आह्वान। योग दिवस से पहले साझा किए योग के वीडियो। नियमित योग के जरिए स्वस्थ जीवन जीने की दी प्रेरणा। योग को बताया दुनिया भर के लोगों को एकजुट करने का माध्यम। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, जनसेना और बीजेपी गठबंधन ने चंद्रबाबू नायडू को चुना नेता। एनडीए दल राज्यपाल को आज सौंपेगा समर्थन का प्रस्ताव। शपथ ग्रहण कल। ओडिशा में बीजेपी का परचम लहराने के बाद सीएम के नाम पर मंथन। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक आज। नए मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मुहर। अरुणाचल में भाजपा विधायक दल के नेता चुनने के लिए रविशंकर प्रसाद और तरुण चुग को बनाया गया पर्यवेक्षक। 60 विधानसभा सीटों में से 46 पर जीत हासिल कर बीजेपी ने फहराया है जीत का परचम। आंध्र प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी समेत कुछ अधिकारियों पर लगे गंभीर आरोप। टीडीपी विधायक रघुराम कृष्णम राजू ने हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में दर्ज कराई शिकायत। नीट यूजी की परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग पर रोक से इनकार। एनटीए को जारी किया नोटिस। 8 जुलाई को अगली सुनवाई। और भारतीय टेनिस खिलाड़ियों रोहन बोपन्ना और सुमित नागल ने एटीपी रैंकिंग्स के आधार पर पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। रोहन बोपन्ना ने डबल्स और सुमित नागल ने सिंगल्स में हासिल किया कोटा। और शुरुआत आज की तमाम अहम खबरों के साथ। अमित शाह ने एक बार फिर आज केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर पदभार संभाला। तो अमित शाह ने आज केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल लिया। और वहीं अमित शाह ने सहकारिता मंत्री के तौर पर भी आज ही कार्यभार संभाला। तो गृह मंत्री के तौर पर भी और सहकारिता मंत्री के तौर पर भी अमित शाह ने आज दोनों ही मंत्रालयों के पदभार संभाल लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी गृह मंत्री के तौर पर और सहकारिता मंत्री के तौर पर। और इस सबके बीच सोमवार को विभागों के बंटवारे के बाद आज से मोदी 3.0 की सरकार पूरी वर्क मोड में दिख रही है। सुबह से ही कई मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और इसी कड़ी में डॉक्टर एस जयशंकर ने आज एक बार फिर विदेश मंत्री के तौर पर पदभार संभाला। पदभार संभालने से पहले उन्होंने कहा कि बीते सालों में मंत्रालय के कार्य से भी वो बहुत संतुष्ट हैं और सभी संतुष्ट हैं और आगे भी ऐसे ही कार्य जारी रहेंगे। I really deem it a matter of great satisfaction that in the last decade this ministry under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has become a very people-centric ministry. You can see that in terms of our improved passport services, in terms of the community welfare fund support that we give to Indians abroad, in terms of how we respond to different needs of Indians when they leave our shores or preparing to leave our shores, and the manner in which we work
with other ministries in getting investments, in promoting our exports, in enhancing our tourism flows. So this has been the record so far. Looking ahead, definitely I think the two axioms that the Prime Minister has given us, Bharat First and Vasudhaiva Kutumbakam, these will be the two guiding axioms of the Indian foreign policy. और वहीं अश्विनी वैष्णव ने भी सूचना एवं प्रसारण मंत्री के तौर पर आज कार्यभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देश की सेवा का मौका दिया है। 10 साल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की आर्थिक ताकत को 11वें स्थान से 5वें स्थान पे लाए, जन जन के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लाए। इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो आशीर्वाद दिया है जनता ने मोदी जी को, उस आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए उसी भावना के साथ, जनता की सेवा की भावना के साथ काम करें। और वहीं एक बार फिर से मोदी 3.0 में अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय की भी जिम्मेदारी, उसकी कमान सौंपी गई है। लिहाजा उन्होंने आज रेल मंत्री के तौर पर भी रेल भवन में अपना पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन को जमीन पर लाने में रेल मंत्रालय बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। और वहीं जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के तौर पर उन्होंने आज पदभार संभाला। साथ में सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद। तो जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के तौर पर आज पदभार संभाल लिया। और वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने रसायन एवं उर्वरक मंत्री का भी कार्यभार संभाला। तो दो मंत्रालय उनके जिम्मे, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और साथ ही साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दो अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी जेपी नड्डा के कंधों पर होगी। और दोनों ही मंत्रालयों का पदभार आज उन्होंने संभाल लिया। और वहीं श्रम और रोजगार मंत्री के रूप में मनसुख मांडविया ने अपने मंत्रालय श्रम शक्ति भवन में पदभार ग्रहण किया। पूजा पाठ के साथ उन्होंने पदभार संभाला। श्रम और रोजगार मंत्री के तौर पर मनसुख मांडविया ने आज पदभार संभाल लिया। तो विशेष पूजा अर्चना वो करते हुए तो मनसुख मांडविया ने आज पदभार संभाल लिया। श्रम और रोजगार मंत्री के तौर पर पदभार संभाला। और वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संस्कृति मंत्री, जी हां, टूरिज्म मिनिस्टर के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत में संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय अपना विशेष योगदान करे, इसका वो पूरा प्रयास करेंगे। विभिन्न पायदानों और विभिन्न आयामों के माध्यम से जिस तरह से भारत की एक नई पहचान और छवि पूरी विश्व भर में बनी है, इस काम को आगे बढ़ाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे मिला है। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप विकसित भारत बनाने में संस्कृति मंत्रालय और हमारा पर्यटन मंत्रालय दोनों विशेष योगदान करें। इस सब के लिए हम सब लोग समन्वित रूप से प्रयास करेंगे। और वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्यटन मंत्री के तौर पर भी अपना पदभार ग्रहण किया। तो संस्कृति और पर्यटन विभाग दोनों ही मंत्रालय की जिम्मेदारी गजेंद्र सिंह शेखावत के कंधों पर। और वहीं आगरा से सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला।
तो पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री और वहीं अनुप्रिया पटेल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। और वहीं अनुप्रिया पटेल ने शास्त्री भवन में केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन राज्य मंत्री के तौर पर भी पदभार संभाला। तो उर्वरक एवं रसायन राज्य मंत्री के तौर पर अनुप्रिया पटेल ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। सबके बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार मंत्री का पदभार संभाला। आज लगातार कल के बाद से लगातार आज तमाम जो मंत्री हैं वो पदभार संभाल रहे हैं और इसी कड़ी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार मंत्री का पदभार संभाला। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। मोदी कैबिनेट में उन्हें तीसरी बार स्थान मिला है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के तौर पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। और वहीं मुंगेर संसदीय क्षेत्र का तीसरी बार प्रतिनिधित्व कर रहे राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के तौर पर पदभार संभाला। और वहीं जीतन राम मांझी ने आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री का यानी कि MSME का पदभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि प्रधानमंत्री ने मेरे पर विश्वास जताया है और मुझे उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है। हमारा विजन है गरीबों का उत्थान, जहां विकास की रोशनी नहीं गई वहां रोशनी पहुंचाना। ई विभाग के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए आपको इस विभाग को दिया। और उस संबंध में ये माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ये इंडस्ट्री है, इसका एक अहम भूमिका होगी ऐसा मैं समझता हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने आज दिल्ली में रेल राज्य मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। रेल मंत्रालय में कार्य संभालने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि रेल को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच रवनीत बिट्टू ने रेल राज्य मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। और वहीं संजय सेठ ने बतौर रक्षा राज्य मंत्री का पदभार संभाला। संजय सेठ रक्षा राज्य मंत्री, उन्होंने आज पदभार ग्रहण किया। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया। वे फरीदाबाद से तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। वे इससे पहले भी पिछली सरकार में मंत्री थे। सहकारिता विभाग में पुणे के सांसद मुरलीधर मोहल ने बतौर राज्य मंत्री अपना कार्यभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 41 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें से 26 प्रस्ताव जल शक्ति विभाग से जुड़े हुए हैं। योगी कैबिनेट ने ललितपुर, झांसी, महोबा, मिर्जापुर, महोबा जैसे जिलों से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। वहीं राज्य विश्वविद्यालय से राज्य शब्द हटाने का प्रस्ताव पास हुआ। 2 निजी विश्वविद्यालय को लेटर ऑफ इंटेंट देने का प्रस्ताव पास हुआ। तो महाकुंभ 2025 की तैयारियों के जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस बार प्रयागराज में 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर में मेला लगेगा। महाकुंभ में घाटों का दायरा बढ़ाने का फैसला किया गया। वन विभाग से कुंभ में लकड़ी के लाट लेने के लिए 99,000 के सापेक्ष 79,000 लाट लाने के लिए 236 करोड़ का प्रस्ताव पारित हुआ। बिजली विभाग में लोन लेने के लिए 1000 करोड़ का लोन 9.5% की दर से हुडको से लेने का प्रस्ताव भी पास हुआ। साल 2024-25 के लिए स्थानांतरण नीति को भी मंजूरी दी गई।
खबर ओडिशा से है, जहां करीब 2.5 दशक बाद सरकार बीजेडी की सरकार को सत्ता से बेदखल कर यहां भारी बहुमत से भाजपा ने अपना परचम लहराया है, जिसके बाद राज्य को भाजपा का पहला मुख्यमंत्री मिलेगा। इस सबके बीच बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को ओडिशा का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जिनकी मौजूदगी में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा। पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों में से कुछ दिग्गजों को छोड़कर ज्यादातर नए चेहरे हैं और पहली बार विधानसभा में आ रहे हैं, लिहाजा कैबिनेट में शामिल किए जाने के पैमाने क्या होंगे ये भी देखना होगा। नई सरकार का शपथ ग्रहण 12 जून यानी कि कल होगा। चुनाव नतीजों की अगर बात की जाए तो इस बार बीजेपी ने यहां कमाल का प्रदर्शन किया और 147 में से 78 सीटों पर जीत दर्ज कर बम्पर जीत हासिल की है, जबकि सत्तारूढ़ दल बीजेडी महज 51 सीटों पर सिमट गई। और वहीं आंध्र प्रदेश में टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को गठबंधन दल ने अपना नेता चुन लिया है। इससे पहले टीडीपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी ने नायडू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी सहमति दी, यानी कि अब कल नायडू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ और विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। उधर जनसेना ने भी आज पवन कल्याण को विधायक दल का नेता चुन लिया है। तो आंध्र प्रदेश में कल लेगी शपथ नई सरकार। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र इस वक्त विजयवाड़ा से मौजूद हैं। अमरेंद्र, ताज़ा अपडेट। और जैसा कि हमने कहा कि विधायक दल की बैठक हुई और सभी ने एक मत से एक सुर में चंद्रबाबू नायडू को सीएम बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। सब इस पर एक सहमत हैं। अब कल शपथ ग्रहण है। किस तरह की सरकार, किस तरह की कैबिनेट होगी चंद्रबाबू नायडू की? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सरकार बनाने की गतिविधियां लगातार तेज चल रही थी, उसके तहत अगर देखा जाए तो आज खासा गहमा गहमी वाला दिन माना जा सकता है, क्योंकि लगातार कई बैठकें हो चुकी हैं, कई बैठकें होनी हैं और देर रात तक मुख्यमंत्री जो चंद्रबाबू नायडू कल शपथ लेने वाले हैं उनके साथ एक बैठक अहम होने वाली है, जिसमें मैं आपको बता दूं एक बड़ी खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम को चंद्रबाबू नायडू से मिलने के लिए यहाँ विजयवाड़ा आएंगे और तकरीबन रात को 10:20 पे एक मीटिंग जो है चंद्रबाबू नायडू के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ जेपी नड्डा, तीनों लोग बैठेंगे और जो आज दिन भर जो घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देंगे और जो नया मंत्रिमंडल का जो स्वरूप है और किन लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है उस पर गहन चर्चा और जो मंथन हुआ उसकी जानकारी भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ चंद्रबाबू नायडू शेयर करेंगे। जिस तरह से आज सुबह तीनों पार्टियों ने, चाहे जनसेना की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर तेलुगु देशम की बात करें, तो तीनों ने पहले अलग अलग बैठकें की और तेलुगु देशम पार्टी ने जहां बैठक कर टीडीपी के विधायक दल के नेता के तौर पे चंद्रबाबू का चयन किया, उसी तरह से जनसेना पार्टी ने जो है पवन कल्याण को अपनी पार्टी का नेता चयन किया और एक संयुक्त बैठक हुई जो लगभग 1.25 घंटे चली है। विजयवाड़ा के जो कन्वेंशन हॉल है वहां 1.25 घंटे चली, जिसमें चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और जो भारतीय जनता पार्टी की जो नवनिर्वाचित सांसद और अध्यक्ष है डी पुंडेश्वरी, वो लोग रहे। इसको बैठक को संबोधित करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कई मुद्दों पर बात रखी। उन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि क्या सरकार का रोड मैप होगा, किस तरह से सरकार आगे काम करेगी गठन होने के बाद, और वो कौन कौन से विजन है जिसकी बात वो लगातार करते आ रहे हैं, जिसको करने के लिए तीनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। और इसमें जो तय हुआ, उसमें जो रोड मैप बना, तो उन्होंने एक बड़ी बात ये कही चंद्रबाबू नायडू और संयुक्त तौर पे तीनों पार्टियों की तरफ से कहा गया कि किसी भी तरह की द्वेष की राजनीति के साथ वो काम नहीं करेंगे। एक बड़ी बात उनकी तरफ से आई है कि कहीं भी ऐसी कोई घटना नहीं होगी जिसमें राजनीति के बदलाकरण की कोई बात होगी, द्वेषपूर्ण भावना से बात नहीं करेंगे और विकास ही एक अहम मुद्दा रहेगा सरकार का आगे के एजेंडा को लेते हुए। और उसके बाद जो विकास की जो गतिविधियां हैं कि जिस तरह से इन 5 सालों में रुक गई थी, उस पर फोकस करेंगे। और एक बड़ा मुद्दा जो निकल के आया है वो राजधानी का मुद्दा आया था और उस पे चूंकि चंद्रबाबू नायडू की जो
सरकार है उन्होंने पहले जो अपना घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र दिया था 22 अप्रैल 2024 को, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो अमरावती को एकल राजधानी के तौर पर घोषित करेंगे, क्योंकि ये उनका पहले का विजन है। मैं आपको बता दूं कि इसके बैकग्राउंड की कहानी जो है 2014 से 2019 तक जो है चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उसी दौर में 2015 में आंध्र प्रदेश को यहां अमरावती को राजधानी घोषित किया गया आंध्र प्रदेश की, क्योंकि 2014 के बाद जब संयुक्त तौर पे जो आंध्र प्रदेश था उसका बंटवारा होता है और तेलंगाना उससे कटकर अलग हो जाता है, और चूंकि दोनों की राजधानी उस वक्त हैदराबाद थी तो तेलंगाना जो हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी हो जाती है और आंध्र प्रदेश को अमरावती के तौर पर वो राजधानी घोषित करते हैं। लेकिन वो सेटबैक एक बहुत बड़ा लगा जब 2019 में पुनः सत्ता का परिवर्तन होता है, वाईएसआरसीपी के जगनमोहन रेड्डी सत्ता में आते हैं और साल 2019 में वो एक नया फैसला लागू करते हैं जिसके तहत आंध्र प्रदेश की राजधानी को 3 जगह डिवाइड कर दिया गया। उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि पहली राजधानी विशाखापट्टनम होगी, दूसरी करनूल होगी और तीसरी अमरावती होगी। लेकिन अब जब दोबारा सत्ता बन रही है तो ये मुद्दा आज की जी मैं ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से अमरावती को अब जब ये सरकार आएगी इसको फुल फ्लेज उसको राजधानी बनाने का काम किया जाएगा नायडू सरकार की तरफ से। मेरा सवाल है कि हमने देखा कि जब ये सारी पार्टियां चुनावी मैदान में थी, खासकर टीडीपी की तरफ से विकास को लेकर और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत सारी बातें कही गई। मुझे लगता है कि जब अब ये सरकार कल जब शपथ लेगी उसके बाद से क्या लगता है कि आपको विजन में विकास, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे जो फैक्टर्स है वो कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस सरकार में? निश्चित तौर पे मैं आपको बताऊं कि इस सरकार का जो विजन है विकास है और किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर से कोताही नहीं बरती जाएगी और पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर रहेगा। इसकी एक वानगी मैं आपको बता दूं कि कल एक बड़ी बैठक जो है चंद्रबाबू नायडू ने ली थी जिसमें राज्य के जो डीजीपी हैं हरीश गुप्ता वो उपस्थित रहे थे और उसके अलावा जो प्रमुख सचिव हैं नीरव कुमार जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो उपस्थित रहे। और सबसे पहले चूंकि राज्य में जिस तरह की रिजल्ट के बाद से जिस तरह की कुछ घटनाएं, छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उसको लेके उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह से कानून की व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और बाकायदा पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। न सिर्फ प्रमुख सचिव की तरफ से निर्देश जारी हुए बल्कि जो सूबे के डीजीपी हैं हरीश गुप्ता उनकी तरफ से भी निर्देश जारी हुए। तो माना जा रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है इस सरकार का विजन है। और दूसरा विकास इसलिए विजन है क्योंकि जिस तरह से पिछले 5 सालों से जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने विकास की बात की लेकिन विकास कहीं नहीं नजर आया और उन विकास के मुद्दों पर ही ये गठबंधन के साथ सरकार में आए हैं। तो इनका ये मानना है कि हम अपने विजन को पूरी तरह से पूरा करने के लिए संकल्प हैं और इन 5 सालों में पूरे राज्य में विकास दिखेगा। राजनीतिक भावना से अलग हटकर, द्वेष की भावना से अलग हटके किसी भी वर्ग के लिए, चाहे वो गरीबी वाला वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे यहाँ पे एक समस्या जो चल रही थी वो जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी कुछ समस्याएं थी उसको भी उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा कि हमारा मुद्दा हर तरह की समस्याओं को सॉल्व करना है और विकास ही एम है इस सरकार का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो चाहे वो राजधानी अमरावती को लेकर बात हो या फिर बात विकास के मुद्दे को लेकर हो या फिर बात लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर सरकार काफी गंभीर है और कल जब शपथ ग्रहण हो जाएगा, चंद्रबाबू नायडू वहां के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उसके बाद से ये सारी चीजें अमल में लाई जाएंगी। इस बात का जिक्र हमारे सहयोगी अमरेंद्र कर रहे थे। बढ़ेंगे आगे। टीडीपी के सांसद रघु रामकृष्ण राजू ने निवर्तमान मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी पर उनके खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में जगनमोहन रेड्डी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि रघु रामकृष्ण राजू वाईएसआरसीपी से सांसद रह चुके हैं। In 2021, on my birthday, that day early morning, they had come to know that I am in Hyderabad. They booked a case of sedition 124A, Deshadroh case against me, saying that I am trying to topple the government by way of my awakening the public through my Rachabanda program. So they had come and brutally they have taken me into custody. They brought me from Hyderabad to Guntur, and before they took me to the court the next day, in the custody they have beaten me up very brutally. Jagan Mohan Reddy is like a maniac. He just ordered that I had to be fully beaten up.
So, and he wanted the evidence also. So the police, while they are beating me up, they had shown the video live over phone to him. बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, जहां भाजपा विधायक दल के नेता चुनने के लिए रविशंकर प्रसाद और तरुण चुग को पर्यवेक्षक बनाया गया है। आपको बता दें कि अरुणाचल में 60 विधानसभा सीटों में से 46 पर जीत हासिल कर बीजेपी ने जीत का परचम फहराया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। राजेश, विधायक दल की बैठक और उसमें आपको क्या लगता है कि किस चेहरे पर मुहर लग सकती है? इतनी बम्पर जीतकर जो बीजेपी आई है, अच्छी खासी सीटें जीती हैं वहाँ से अरुणाचल में, और प्रधानमंत्री का विजन भी रहा है, अष्टलक्ष्मी के नाम से जानते हैं, तो ऐसे में सबकी निगाह अरुणाचल प्रदेश पर कौन हो सकता है सीएम का चेहरा? देखिए असीम, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अरुणाचल प्रदेश में बम्पर जीत जो है वो हासिल हुई है। 60 में 10 सीटें ऐसी थी जिन 10 सीटों पर चुनाव ही नहीं हुई, यानी निर्विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को पहले ही जीत मिल चुकी थी। और 50 जो सीटों पर चुनाव हुए, उन 50 सीटों पर और 10 सीट पहले निर्विरोध बीजेपी जो है वो जीत चुकी थी। कुल अगर हम आंकड़ा देखें तो 46 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को 60 में हासिल होती हैं, और 5 उनके जो सहयोगी हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी, उनके हाथ लगते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो एनडीए गठबंधन को 51 सीटें हासिल हुई हैं 60 सीटों में। तो ये एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि जनादेश है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, जहां पर कई बार फ्रैक्चर मैंडेट देखने को मिलता था, वहां पर स्पष्ट जनादेश और बम्पर जनादेश हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है। बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं और पटना साहिब के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग को वहां का ऑब्जर्वर बनाया गया है। ये दोनों जाएंगे, विधायक दल की बैठक कराएंगे और नए नेता का कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो किया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि जो पहले से मुख्यमंत्री पद पर आसीन है वो उनकी जो है ताजपोशी हो सकती है, या फिर कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं। लेकिन जो मोटे तौर पर ये दिखाई पड़ रहा है कि पहले से जो लोग सत्ता में हैं, भारतीय जनता पार्टी हर हाल में चाहेगी कि उन पर फिर एक बार दोबारा दांव लगाया जाए, क्योंकि जनादेश जो है जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में वहाँ पर चुनाव, और इसलिए भी राजेश, पेमा खांडू को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि युवा हैं और उन्होंने इस जीत में हासिल कराने में उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। लेकिन हम ये भी जानते हैं बीजेपी की तरफ से कि उनकी कार्यकारी जो उनकी जो कार्य वो है, वो स्टाइल है, वो बहुत डिफरेंट है। जिस नाम पर हम बहुत ज़्यादा मीडिया में चर्चा करते हैं, कई बार वो नाम नहीं होते हैं, कुछ नए चेहरे आ जाते हैं, और बहुत से नए विधायक भी इस बार चुन के आए हैं। तो क्या आपको लगता है कि नए चेहरे पर बीजेपी दांव खेल सकते हैं, या फिर वही पेमा खांडू को दोबारा? देखिए, जो पिछले कई चुनाव का अगर इतिहास हम देखें असीम, तो उसमें हमने साफ तौर पर देखा है कि कई बार भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों पर दाव लगाती है। और आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान जैसे जो बड़े स्टार थे मुख्यमंत्री, उनको हटाकर वहां पर मोहन यादव को मध्य प्रदेश में मौका दिया गया। राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे लीडर को हटाकर वहां पर भजन लाल शर्मा जो है वो नए प्लेयर को सामने लाया गया। तो बीजेपी में इस तरह के प्रयोग होते रहे हैं। और पहले भी आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में भी जिन लोगों को उनके मंत्रिमंडल में शामिल किया गया वो लोग बड़े नेता हो गए। शाहनवाज हुसैन की बात करें, रविशंकर प्रसाद, संजय पासवान, राजीव प्रताप रूढ़ी, मुख्तार अब्बास नकवी, ये वो नाम थे जिनको अटल बिहारी वाजपेयी ने मौका दिया और बाद में चलकर ये लोग लीडर बन गए। तो इसी तरह भारतीय जनता पार्टी में एक नया प्रयोग का दौर चल रहा है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से कई राज्यों से भीतरघात की खबरें भी आई, कई राज्यों में कार्यकर्ताओं के बीच जो है सब कुछ ठीक ठाक नहीं होने की खबरें आई हैं, ऐसे में अरुणाचल प्रदेश में पार्टी जो है वो नया प्रयोग भी कर सकती है। लेकिन पेमा खांडू जो है उनका एक बड़ा चेहरा है और उन्होंने डेवलपमेंट के बहुत सारे काम भी किए हैं, और राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो रिश्ते ठीक ठाक हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कि पेमा खांडू पर ही एक बार फिर से दाव लगाया जा सकता है। भले ही उनका वर्किंग स्टाइल जो भी रहा हो, लेकिन पार्टी को सफलता दिलाने का जो श्रेय है वो पेमा खांडू को ही जाता है। और हमें राजेश ये भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये एक बॉर्डर स्टेट है अरुणाचल प्रदेश,
और इसलिए भी एक ऐसे सीएम को बनाया जाना चाहिए जो कि इन सेंसिटिविटी को समझे, जाने और फिर उस लिहाज से वो काम करे। बिल्कुल आपने सही कहा। और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आपने देखा था कि 2014 के पहले बीजेपी के लिए वहां पर बहुत संभावनाएं दिखाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बाकायदा विकास की किरणें पहुंचाई, कई ऐसे राज्य थे जहां पर रेल कनेक्टिविटी नहीं थी, कई ऐसे राज्य थे जहां हवाई कनेक्टिविटी नहीं थी, वहां पर कई मोर्चों पर उन्होंने कनेक्टिविटी के मोर्चे पर कम से कम समृद्ध करने का काम किया, जिसकी वजह से जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ पर बीजेपी ने तेजी से पांव पसारा। हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी बड़ी भूमिका रही कि वो आसपास के जो राज्य थे उन राज्यों में बीजेपी को पांव पसारने में उन्होंने एक बड़े संकट मोचक की भूमिका निभाई। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरब का द्वार है, उत्तर पूर्व के द्वार को लांघते हुए लगातार अपनी सफलता की इबारत जो है वो उसने लिखी। तो निश्चित तौर पर अरुणाचल प्रदेश एक महत्वपूर्ण स्टेट है। बाकायदा भारत सरकार ने एक मंत्रालय का गठन कर दिया और इसकी वजह से काफ़ी जो है वो विकास की किरणें पहुंच सकी। तो उम्मीद है कि अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ भी काम बच गया है उसको नई सरकार जो है पूरा करने की कोशिश करेगी और भारत सरकार जो है डबल इंजन की सरकार निश्चित तौर पर नॉर्थ ईस्ट के विकास में एक अहम भूमिका निभाएगी, कहानी लिखेगी, नई भूमिका निभाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र एटीएस ने फर्जी दस्तावेजों के साथ मुंबई में रह रहे 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फर्जी नागरिकता दस्तावेजों के आधार पर लोकसभा चुनाव में मतदान किया था। तो फर्जी नागरिकता दस्तावेजों के आधार पर इन लोगों ने लोकसभा चुनाव में मतदान किया था, जिसको कि गिरफ्तार किया गया। बढ़ेंगे आगे, नीट यूजी परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है और साथ ही साथ काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि छात्रों की ओर से दायर की गई याचिका में पेपर लीक होने और मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए जाने का आरोप लगाया गया है। इन आरोपों के आधार पर 5 मई को हुई नीट की परीक्षा को रद्द कर उसकी जगह नई परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव जीतने के 6 दिन बाद ही केस दर्ज हो गया है। पूर्णिया के एक बड़े फर्नीचर व्यवसायी ने पप्पू यादव पर 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। पूर्णिया पुलिस के मुताबिक पीड़ित फर्नीचर व्यवसायी ने शिकायत में बताया है कि 4 जून को मतगणना वाले दिन पप्पू यादव ने उसे अपने घर बुलाया। जब व्यवसायी पप्पू यादव के घर पहुंचा तो उन्होंने उनसे 1 करोड़ रुपए देने के लिए कहा। खबर झारखंड से है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आलमगीर आलम ने कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है। 3 सप्ताह पहले आलमगीर को रांची की एक अदालत ने 6 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा था। रांची में आलमगीर के परिसरों से छापेमारी में 35 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद हुई थी। उनके निजी सचिव संजीव लाल और घरेलू सहायक जहांगीर आलम को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। राज्य सरकार ने बीते शुक्रवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर आलमगीर आलम को आवंटित किए गए सभी संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग तथा पंचायती राज विभागों को वापस ले लिया था। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली को जल संकट से निजात दिलाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। अपनी चर्चा के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा, एक्स पर लिखा कि कल हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से बात हुई। उन्होंने दोहराया कि दिल्ली को आवंटित हिस्से के अनुसार पानी उपलब्ध कराया जा रहा है और चल रही गर्मी की लहर के कारण राज्य की अपनी बाधाओं के बावजूद हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने कल दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात की थी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को आश्वासन दिया था कि वो इस विषय में हरियाणा से बातचीत करेंगे। वहीं दिल्ली जल संकट को लेकर आज बीजेपी की दिल्ली प्रदेश इकाई ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा।
भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने मुनक नहर से दिल्ली आने वाले गायब होते पानी का बड़ा खुलासा किया। वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि हरियाणा तो पानी भेज रहा है, लेकिन मुनक नहर से आने वाला पानी दिल्ली पहुंचने पर 18% कम हो रहा है। उन्होंने टैंकर माफियाओं पर दिल्ली की जनता के लिए आने वाला पानी मनमाने दामों पर बेचने का आरोप लगाया। हरियाणा ने तो पानी दे दिया, दिल्ली में एंटर होने के बाद मुनक शहर से ककोरी जाते समय जो पानी गायब होता है वो पानी जाता कहाँ है? हरियाणा से पानी जब दिल्ली आ रहा है, ये उसका फोकस पॉइंट है कि ये दिल्ली से एंटर हुआ, ये वो नहर है। अब उसके साथ आप वो टैंकर माफिया के टैंकर देखिए, ये वो टैंकर माफिया है जो दिल्ली सरकार के चेयरमैन, दिल्ली सरकार के मंत्री, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के अधिकारी, ये वहाँ से सीधा पानी नहर से उठाते हैं। जो पानी दिल्ली की जनता के लिए आता है और उसको मनमाने दामों पर इसको बेचा जाता है। मैं दिल्ली सरकार से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि इस नहर के किनारे ये आपके जल बोर्ड के या दूसरे टैंकर क्या कर रहे हैं? ये ज्यूरिडिक्शन दिल्ली सरकार का है, हरियाणा सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ जल बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहते हैं, तो कैसे वहाँ से पानी चोरी हो जाता है, इसका जवाब दिल्ली सरकार देते हैं। बताएं सौरभ भारद्वाज, बताएं आतिशी मार लेना कि क्यों वहाँ से पानी चोरी होता है। हम जो बार बार पहले दिन से कह रहे हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार, जल बोर्ड को लूटने का जो एक पिछले 10 सालों से जो एक प्लान तरीके से दिल्ली जल बोर्ड को कैसे लूटा जाता है, ये उसका जीता जाता उदाहरण है। फेमस कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल कामाक्षी पालिया पुलिस स्टेशन में दर्ज एक हत्या के मामले में पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। वेस्ट बेंगलुरु के डीसीपी गिरीश ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। अभिनेता दर्शन पर चित्रदुर्ग के रेणुका स्वामी की हत्या मामले में शामिल होने का आरोप है। हत्या के मामले में दर्शन के अलावा 10 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम उत्तर से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विष्णु कुमार राजू ने डीडी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में विकास के मुद्दों पर सरकार लगातार काम करेगी। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से हम राज्य को आगे लेकर जाएंगे। Our Chief Minister has got clear vision. Already Amaravati work he started. He wanted to complete Polavaram at the earliest, and he wanted to bring so many industries, whatever possible, to do the development in the state. He has got a wonderful road map for 2000 up till 47 to match along with the vision of the Honorable Prime Minister. खबर ओडिशा से है, जहां नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। हमारे सहयोगी ओपी यादव ने भाजपा प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर से इस बारे में खास बातचीत की है। 12 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा की धरती पर पधार रहे हैं। 24 साल बाद यहां भगवा झंडा लहरा रहा है और इसी के क्रम में यहां मुख्यमंत्री की शपथ होगी और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बना हुआ है। अभी हमारे साथ विजयपाल सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं ओडिशा के। सर, आज आपने पूजा पाठ की है और एक जो सांस्कृतिक समृद्धता और जो हमारे रीति रिवाज होते हैं उनके जरिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की एक नई नींव हुई है। क्या कहेंगे, कार्यक्रम क्या है और आज जो पूजा पाठ की इसका क्या मकसद है? देखिए, इसे भूमि पूजन कहते हैं। जो कार्यक्रम होता है उसकी शुरुआत यहीं से शुरू होती है। तो आज ये इस कार्यक्रम के लिए भूमि पूजन हुआ है। यहाँ ये पंडाल बन रहे हैं, बड़ी संख्या में भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी सहित वरिष्ठ मंत्री, कई मुख्यमंत्री और यहाँ के एमएलएज, एमपीज, उनके वीआईपीज, साधु संत, ये सब यहाँ उपस्थित रहेंगे। अगर बात करें प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का, तो यहाँ उड़ीसा में उनका आगमन कितने बजे होगा? क्या कोई रोड शो का कार्यक्रम है और वेन्यू पे कितने बजे आएगा? अभी मिनट पे प्रोग्राम नहीं है, वहीं उनका भव्य स्वागत किया जाएगा एयरपोर्ट पर और फिर यहाँ कार्यक्रम में रहेंगे ही। 24 साल बाद के सत्ता आ रही है तो निश्चित तौर पर आज़ादी के बाद पहली बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बीजेपी की सरकार बनेगी। पहले हमारी सरकार नहीं थी, ये पहले तो मिलीजुली सरकार में हम शामिल थे। तो सर, जिम्मेदारी बड़ी है, तो अगर आपके मुंह से जानना चाहें 100 दिन का रोड मैप तो किस तरह का होगा? निश्चित रूप से जितनी संकल्प पत्र में हमने कहा है वो मैं यहाँ का उड़ीसा का संकल्प पत्र है और किसी स्टेट का और केंद्र का, उन सबको शुरू में ही पूरा करने का हम शुरुआत करेंगे। चाहे वो हमारा 3100 रुपये धान का मूल्य देने की बात हो या यहाँ सुभद्रा योजना की बात हो, इन सबको लागू करने का काम एक मुझे आशा है पहली बैठक में ही वो निर्णय करेंगे।
तो थे भारतीय जनता पार्टी के ओडिशा से प्रभारी विजय पाल सिंह तोमर, जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जनता मैदान में न केवल पूरी तैयारियां चल रही है, बल्कि नई सरकार के स्वरूप और गठन के बाद प्रदेश के विकास के लिए किस तरह नए आयाम स्थापित होंगे, इसको लेकर पूरा चिंतन मनन और बैठक भी हो रही है। मेरे से कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, जनता मैदान, भुवनेश्वर। और अब खबरें योग दिवस की तैयारियों से जुड़ी हुई। दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब महज 10 दिनों का ही वक्त बचा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योग को लेकर अपने मन की बात की है। उन्होंने कहा कि अब से 10 दिन बाद दुनिया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी, जो एकता और सद्भाव का जश्न मनाने वाली एक शाश्वत प्रथा है। योग ने सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार कर लिया है और समग्र कल्याण की खोज में दुनिया भर में लाखों लोगों को एकजुट किया है। साथ ही पीएम ने एक्स पर एक और पोस्ट कर विभिन्न योग आसनों के वीडियो शेयर किए और लिखा कि मुझे उम्मीद है कि ये आप सभी को नियमित रूप से योग का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करेगा। आइए देखते हैं उन्हीं वीडियो में से एक वीडियो जिसमें सिखाया जा रहा है वृक्षासन योग के बारे में। के समान स्थिर, तनी हुई और मजबूत हो जाती है। सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए सावधानी से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए धीरे से ऊपर उठाएं और उसके पंजे को अपने बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रख दें। एक बात का विशेष ध्यान दें कि आपकी एड़ी आपके मूलाधार क्षेत्र से सटी हुई हो। एक बार इस स्थिति में स्थिर हो जाने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी बाहों को फैलाएं और उन्हें आहिस्ता से अपने सर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक खड़े रहें। ये आसन मस्तिष्क में संतुलन, स्थिरता और सजगता को बढ़ाता है। वृक्षासन आपकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। इस आसन से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। यदि आप गठिया, चक्कर या मोटापे से पीड़ित हों तो कृपया ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक वृक्षासन में खड़े रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं। अब अपने दाएं पैर को आहिस्ते से नीचे रखकर सीधे खड़े हो जाएं। एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। और अब पूरे क्रम को अपने बाएं पैर से दोहराएं। वृक्षासन आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त बनाता है। इस आसन से आपके मस्तिष्क की सजगता बढ़ती है और आप अपने काम को एकाग्रता से करने में सक्षम बनते हैं। तो आपने देखा वृक्षासन योग के बारे में। बढ़ेंगे आगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वाराणसी, जो कि योग और आध्यात्म और ज्ञान की नगरी है, वहां भी लोग योग की तैयारी लगभग विगत कई महीनों से लगातार कर रहे हैं। वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में नियमित रूप से योग का अभ्यास प्रोफेसर राजकुमार के द्वारा कराया जाता है। वो लोगों को विभिन्न प्रकार के शारीरिक समस्याओं पर योग के महत्व को बताते हुए विभिन्न प्रकार के योग हर रोज प्रातःकाल कराते हैं और योग दिवस 21 जून के लिए विशेष तैयारी भी कर रहे हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में योग का जो क्लास चल रहा है उसमें मैं कर रही हूँ। उसमें मैं स्वस्थता महसूस कर रही हूँ। योग से स्वस्थता रहती है, बहुत से फ़ायदे होते हैं। मैं इस साल भर से योगा कर रही हूँ, मुझे बहुत ही बेनिफिट मिली है। डॉक्टर ने घुटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, डॉक्टर बोले कुछ आराम नहीं मिलेगा,
ज़मीन पे बैठना भी मना था, सीढ़ी चढ़ना उतरना सब कुछ मना था। अब मैं योगा कर रही हूँ साल भर से, मुझे बहुत 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 आराम मिला है। मैं विगत कई वर्षों से योग कर रहा हूँ, जिससे मानसिक और शारीरिक दिशा योग से विकास होता है। मैं योग बहुत दिन से किया और बीच में बहुत छोड़ भी दिया। इसके मैंने बहुत फ़ायदे और न करने से और न करने से दोनों मैं अपने ऊपर आजमाया हुआ हूँ। मैंने 4 साल किया और योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, अगर हम योग करते हैं तो आपका मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा के पलवल स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों, एनसीसी कैडेट, स्काउट कैडेट को 3 दिवसीय योग शिविर के तहत योग का प्रशिक्षण दिया गया। योग शिविर के नोडल अधिकारी रामजीत सिंह ने कहा कि योग दिवस पीएम मोदी की काफी सराहनीय पहल है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस अब की बार 10वां योग दिवस मनाया जाना है, तो ये उनका सरकारी तौर पर बहुत बड़ा योगदान है। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि हम भी इसमें तन से मन से अच्छी तरह रुचि लेकर के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करें। और वहीं योगाचार्य गुरमेश ने बताया कि जीवन को अच्छा और सुंदर बनाने के लिए हर रोज योग करना चाहिए। ये योग शिविर है जिसमें अधिकारीगण, पीटीआई, डीपीए और सरकारी कर्मचारी सबका मिलाकर के ये एक योग शिविर था। इसमें यही उद्देश्य है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप सभी इस जीवन को अच्छा सुंदर बनाने के लिए हम सब योग करें। और इसके अलावा स्थानीय निवासी रवि कुमार ने कहा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए हर रोज योग करना चाहिए। हर तरीके के योग के बारे में हमें ज्ञान दिया गया योग गुरुजी द्वारा, और हमें बहुत ही अच्छा लगा आज यहाँ आके। और हम कोशिश करेंगे हम लगातार यहाँ आएँ। जो 3 दिन का योग शिविर है, और हम अपने घर में भी जाके अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी इसके बारे में बताएंगे। बढ़ेंगे आगे। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए 1,39,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के टैक्स हस्तांतरण की किस्त जारी कर दी है। इसे मिलाकर मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक केंद्र की तरफ से 2,79,500 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। इससे राज्यों को विकास और पूंजीगत व्यय में तेजी लाने में मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में कुल 12,19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर हस्तांतरण का प्रावधान किया गया था। फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा एक वित्त वर्ष में इकट्ठे किए गए कुल टैक्स में से 41% राज्यों के बीच 14 किस्तों में बांट दिया जाता है। यूपी को सबसे ज्यादा 25,069.88 करोड़ रुपए मिले हैं। दूसरे नंबर पर बिहार को 14,056.12 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश को 10,970.44 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं मई महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड 34,697 करोड़ रुपए का निवेश आया है, जो कि पिछले महीने के मुकाबले 83% अधिक है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के मुताबिक ये लगातार 39वां महीना है जब म्यूचुअल फंड निवेश में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जानकारों का मानना है कि ज्यादा निवेश सेक्टोरल और थीमेटिक कैटेगरी में आया है। गौरतलब है कि यह पहला मौका है जब म्यूचुअल फंड्स में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया है। मई में ओपन एंडेड सेक्टोरल और थीमेटिक इक्विटी फंड्स में सबसे ज्यादा 19,213 करोड़ रुपए का निवेश आया। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की कुल AUM बढ़कर करीब 59 लाख करोड़ रुपए हो गई है। SIP से मासिक योगदान बढ़कर मई में 20,904 करोड़ रुपए हो गया, जो कि अप्रैल में 20,371 करोड़ रुपए था। इन योजनाओं में मासिक निवेश लगातार दूसरे महीने 20,000 करोड़ से अधिक है, जो कि दिखाता है कि निवेशकों का भरोसा लंबी अवधि के निवेश में अधिक है। इसकी वजह भारतीय अर्थव्यवस्था का मजबूत स्थिति में होना, जिसके कारण निवेशकों का लगातार भरोसा बढ़ता चला जा रहा है। और स्विस ब्रोकरेज फर्म UBS सिक्योरिटीज का अनुमान के मुताबिक भारत की GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025-26 और 2029-30 के दौरान 6.5 से 7% के बीच कायम रहने की उम्मीद है।
यूएसपी सिक्योरिटीज के मुख्य अर्थशास्त्री तन्वी गुप्ता जैन का कहना है कि मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान भारत की जीडीपी 7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। आरबीआई ने मौद्रिक नीति की हालिया समीक्षा में वित्त वर्ष 25 के लिए जीडीपी वृद्धि के अनुमान को संशोधित करके 7.2% कर दिया, जबकि अप्रैल में यह अनुमान 7% जताया गया था। यूबीएस के मुताबिक अब चुनाव के बाद कॉरपोरेट पूंजीगत व्यय के सुधरने की उम्मीद है और इसका प्रभाव वित्त वर्ष 2025-26 में दिखाई देगा। चालू वित्त वर्ष में घरेलू खपत में सालाना आधार पर 5% की वृद्धि की उम्मीद है। इस वृद्धि को प्रीमियम और ग्रामीण इलाकों से प्रमुख तौर पर वृद्धि मिलेगी, जबकि शहरी लोगों की मांग सुस्त रहने की संभावना है। यूएसपी सिक्योरिटीज के मुख्य अर्थशास्त्री के मुताबिक महंगाई पूरे साल के लिए आरबीआई के 4.5% के अनुमान से कम रह सकती है। उन्होंने बताया कि जब तक महंगाई या वृद्धि में महत्वपूर्ण रूप से गिरावट नहीं होती है, तब तक ब्याज दरों में कटौती सीमित रहने की उम्मीद है। भारत के लिए आर्थिक स्थितियां अनुकूल रहने और आरबीआई के असुरक्षित ऋण पर अंकुश लगाने के प्रयासों के चलते मौद्रिक नीति समिति को तत्काल ब्याज दरों में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। खबरें खेल जगत से। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और सुमित नागल ने पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल कर लिया है। दोनों खिलाड़ियों को एटीपी रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में सफलता हासिल की है। सोमवार को जारी नवीनतम एटीपी युगल रैंकिंग में बोपन्ना चौथे पायदान पर रहे। वहीं पुरुषों की एकल रैंकिंग में भारत के सुमित नागल 18 पायदान की छलांग के बाद अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 77वें स्थान पर पहुंच गए। इसके साथ ही सुमित नागल ने ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय राइफल एंड पिस्टल टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस दल में कोई बड़ा सरप्राइज देखने को नहीं मिला है। मनु भाकर एकमात्र शूटर हैं जो एक से ज्यादा इवेंट में हिस्सा लेंगी। मनु भाकर एयर पिस्टल के 10 मीटर और 25 मीटर इवेंट में हिस्सा लेंगी। राइफल वर्ग में 8 निशानेबाज हैं, वहीं पिस्टल वर्ग में 7 निशानेबाज हैं। भारत ने पेरिस ओलंपिक के लिए निशानेबाजी में रिकॉर्ड 21 कोटा हासिल किए हैं। फीफा विश्व कप क्वालिफायर में आज भारत का सामना कतर से होगा। इस मैच में भारतीय टीम की कप्तानी गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू के हाथों में होगी। भारत के सामने करो या मरो की स्थिति है। भारत को तीसरे दौर में जगह बनाने के लिए हर हाल में इस मैच को जीतना होगा। वहीं मुकाबला ड्रॉ रहता है तो भारत को कुवैत और अफगानिस्तान के नतीजों पर निर्भर रहना होगा। ये दोनों टीमें भी ड्रॉ खेलती हैं तो भारत बेहतर गोल औसत के आधार पर तीसरे दौर में प्रवेश कर जाएगा। वहीं कतर अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए पहले ही तीसरे राउंड में प्रवेश कर चुका है। तो इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।